लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करें तो हमने काफ़ी पॉइंट्स जो हैं हमने देखे थे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, फिर इंटीग्रेटेड इक्वेशन पढ़ते हैं, फिर हाफ लाइफ पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ये बेसिक हमने पॉइंट देखे थे। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की, तो यहाँ पर अब क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर 2 पर डिपेंड कर रही है। मतलब उसकी पावर कितनी है, डबल है, ट्वाइस है। अब यहाँ पर दो तरह की रिएक्शन पॉसिबल है। क्या है कंडीशन कि या तो एक ही रिएक्टेंट हो और उसकी पावर 2 हो, मतलब एक ही टाइप का रिएक्टेंट है, और एक में क्या है, अलग अलग तरह के रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर इन दोनों की जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो डिफरेंट इक्वेशन आएगी। तो देखिए कैसे हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर इक्वेशन लिखोगे रेट की, तो आप क्या लिख सकते हो, रेट इक्वल्स टू जो आप लिखते हो माइनस डी आर बाई डी टी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, माइनस डी आर बाई डी टी। ये एक तरह से रेट को बता रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो के और आर की पावर 2। आर को चाहो तो आप ए लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप चाहो तो आर की जगह क्या कर सकते हो, ए भी लिख सकते हो। के इधर नीचे लिख देता हूँ, स्पेस प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल्स टू के ए की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू, प्रोडक्ट के सेंस में इसलिए प्लस है, रिएक्टेंट के सेंस में इसलिए माइनस है, ठीक है, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के आर स्क्वायर या फिर के ए स्क्वायर आप लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर a जो है ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। r क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। तो यहाँ पर आप लिखोगे के a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए a माइनस एक्स क्या है, a माइनस एक्स है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। a है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, x है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। समझ आ रही बात। या फिर हम कह सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो a हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, x हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो a माइनस एक्स क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। तो ये आपके डिफरेंशियल फॉर्म हो गई किसकी, सेकेंड ऑर्डर की। कब, जब एक ही प्रकार का रिएक्टेंट प्रेजेंट है। जब दो प्रकार के रिएक्टेंट प्रेजेंट है वहाँ क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा रेट इक्वल्स टू माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के ए बी। दो तरह के रिएक्टेंट हैं ए और बी, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, रेट इक्वल्स टू के ए और बी। अब यहाँ पर इसको मैं इसी दूसरी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू के ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। मतलब a माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a एट टाइम t। b माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट b एट टाइम t। समझ आ रही है बात। a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a, b क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट b, x क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, x क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर आपके सेकेंड ऑर्डर में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आप दो तरह से रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। या तो एक ही तरह का रिएक्टेंट हो और उसकी पावर 2 हो, या फिर दो अलग अलग तरह के रिएक्टेंट हो। तो यहाँ पर जो इक्वेशंस आएंगी वो दोनों के लिए क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। तो यहाँ पर हमने देखा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन दो तरह की है आपके। एक तो ये हो गई कि a माइनस एक्स की पावर 2, के ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। यहाँ पर आप चाहो तो k2 लिख सकते हो, ये शो करने के लिए कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना चाहो तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, k इक्वल्स टू वी या k2 इक्वल्स टू वी, इधर से लिख देता हूँ, अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो v क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और ये a माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन है। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन का स्क्वायर, स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/t इंटू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर। तो ये हो जाएगा मोल, ऊपर आ जाएगा लीटर, और t है सेकेंड।
तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये आपके क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी किसकी, सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट की यूनिट। बात समझ आ रही है। मैंने आपको बताया था शुरू में कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट फिक्स होती है, वो डिपेंड नहीं करती कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है, लेकिन जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट डिपेंड करती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो देखिए एग्जाम में कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल पूछते हैं, उसमें वो ये नहीं बताते कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। मतलब न्यूमेरिकल दे दिया उसने और उसमें उसने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, लेकिन उसने के की यूनिट दे दी, तो इसका मतलब उसने इनडायरेक्टली आपको क्या हिंट दे दी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि यूनिट जो है रेट कांस्टेंट की वो अलग अलग ऑर्डर के लिए क्या होती है। जैसे आपके डिफरेंशियल रेट इक्वेशन दो तरह की आई, उसी प्रकार से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी आपकी दो तरह की आएगी। तो देखिए पहला जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वो क्या है, देखते हैं। k इक्वल्स टू 1/t x अपॉन a माइनस x, ये आपके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। कौन सी कंडीशन के लिए, 2a गिव्स प्रोडक्ट, इस कंडीशन के लिए, मतलब जब एक ही रिएक्टेंट की पावर 2 है और वो प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये आपके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है कब, जब एक ही तरह का रिएक्टेंट है। तो ये हो गया k इक्वल्स टू 1/t x अपॉन a माइनस x, 2 लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये k2 हो जाएगा। देखिए वैसे ज़रूरत नहीं है लगाने की, लेकिन थोड़ा सा आपको याद करने में ईजी रहेगा। अब इसी को मैं दूसरी तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/t ब्रैकेट में 1/a माइनस x माइनस 1/a। देखिए दोनों एक ही फॉर्मूला है, लिखने का तरीका अलग है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके क्या है, कौन सा पैटर्न है, जब आपके दोनों रिएक्टेंट एक जैसे हों, तो वहाँ पर आपके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आएगा, k2 इक्वल्स टू 1/t x अपॉन a माइनस x इक्वल्स टू, या फिर आप दूसरे सेम लिख सकते हैं आप 1/a माइनस x माइनस 1/a, ठीक है। तो ये आपके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जब आपके दोनों रिएक्टेंट एक जैसे हैं या एक ही रिएक्टेंट की पावर 2 है। अब जब आपके रिएक्टेंट अलग अलग हैं, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं a प्लस b गिव्स प्रोडक्ट, उस केस में फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए उस केस की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा k, या आप k2 लिख सकते हो, 2.303/t a माइनस b log b a माइनस x अपॉन a b माइनस x। तो यहाँ पर आपकी क्या है, k2 इक्वल्स टू 2.303/t a माइनस बी लॉग b a माइनस x अपॉन a b माइनस x। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो तरह के फॉर्मूले हैं, जिसमें एक में कोई लॉग नहीं है, दूसरे में लॉग आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक ही कंसंट्रेशन b से ज़्यादा है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर क्योंकि देखिए कोई फिक्स तो है नहीं कि, अभी तो देखिए मैंने a और b लिख दिया, लेकिन जब आप दो रिएक्टेंट लिखेंगे तो कोई फिक्स तो होगा नहीं कि किसको a मानना है और किसको b मानना है। तो जब आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक ही कंसंट्रेशन b से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसको a मान लीजिए और जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसको b मान लीजिए। तो फाइनली फॉर्मूला क्या हो गया, k2 इक्वल्स टू 2.303/t a माइनस बी लॉग b a माइनस x अपॉन a b माइनस x। तो ये तो थे फॉर्मूले किसके, सेकेंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के। हाफ लाइफ, अब देखिए हाफ लाइफ का मीनिंग क्या है, ये मैं आपको पहले 2-3 बार बता चुका हूँ। वह टाइम जिस पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, आधी हो जाती है या आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर आप हाफ लाइफ निकालेंगे तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हम कौन सी रिएक्शन काम में ले रहे हैं, ये वाली 2a गिव्स प्रोडक्ट, ये वाली जो रिएक्शन है इसको हम काम में ले रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग हम हाफ लाइफ निकालेंगे। तो देखिए हाफ लाइफ के लिए आप सबसे पहले देखो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो थी वो क्या थी, k इक्वल्स टू 1/t x, या फिर आप वो दूसरा वाला लिख लेते हैं 1/a माइनस x माइनस 1/a, ठीक है। अब देखिए चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट t हाफ का फॉर्मूला लिखवा देता, लेकिन वो कैसे आया मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से क्या कर सकते हैं, t यहाँ लिख सकते हैं और k यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। k2 लिखो या k लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पर आपने जैसी कंडीशन लगाई हाफ की तो टी हाफ हो जाएगा, तो टी हाफ से क्या होगा, K2 तो वैसा का वैसा ही रहेगा, K2 क्या रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो भी चेंज नहीं होगी। अब A माइनस एक्स जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, मतलब टी समय पर जो भी आप टाइम ले रहे हो उस पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है। अब देखिए यहाँ पर जैसे टी ऑफ है हमें पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, ये क्या हो जाएगा 1/K2, और ये जो है 1/A माइनस एक्स। अब A माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी हाफ, तो टी हाफ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, आधी। आधी किसकी, इनिशियल की, तो इनिशियल की आधी क्या हो गई, A/2, 2 ऊपर आ जाएगा माइनस 1/A। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2/A है, ये 1/A है, तो जब आप नीचे A कॉमन लेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा। तो फाइनली जो है टी हाफ जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/K2A, ये आपके टी हाफ का फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो टी हाफ जो था, यहाँ लिख देता हूँ, जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ था A/2K0, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ था 0.693/K। तो देखिए यहाँ पर K जो है वो टी हाफ के इन्वर्सली आएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मतलब 1/K तो फिक्स हो गया कि भाई 1/K तो आना ही आना है। जीरो ऑर्डर का होगा तो K0 लिख दो, फर्स्ट ऑर्डर का होगा तो K1 लिख दो, सेकंड ऑर्डर का होगा तो K2 लिख दो, ये तो फिक्स है। लेकिन अब जो देखने वाली बात है, हालांकि ये आपको मैं और आगे बताऊंगा जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के मेथड पढ़ेंगे तो उसमें एक हाफ लाइफ मेथड आता है, वो मैं आपको वहाँ और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ आप क्योंकि आया है तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जीरो ऑर्डर में क्या होगा कि अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो जो आपकी टी हाफ है वो बढ़ जाएगा, टी हाफ जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पर अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो टी हाफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके हाफ लाइफ मेथड से जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हो वहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर साथ के साथ मैं क्या करता हूँ, T3/4 निकालता हूँ। ये तो था T1/2, T3/4 का मतलब 75% रिएक्शन के लिए क्या होगा। तो देखिए T3/4 निकालने के लिए इसके आगे लिख देता हूँ मैं T3/4, तो T3/4 क्या आएगा, 1/K2। अब 3/4 का मतलब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो रिएक्टेंट कितना बचा, 25%, मतलब 1/4 बचा। तो ये जो A माइनस एक्स है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A/4, 4 ऊपर लिख दिया मैंने डायरेक्टली, माइनस 1/A। ठीक है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये ऊपर कितना बच गया, 4 - 1 3/K2A। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे टी हाफ से तो T3/4 जो आ रहा है, मतलब 75% जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखिए K2A तो टी हाफ के बराबर हो गया, तो ये हो गया 3 टी हाफ। देखिए अगर हम वापस से रिकॉल करें तो जीरो ऑर्डर में 75% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 1.5 टी हाफ चाहिए थे, फर्स्ट ऑर्डर में 2 टी हाफ चाहिए थे, यहाँ पर कितने चाहिए, 3 टी हाफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो टी हाफ है जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के। तो देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट जो हाफ है वो है 100 से 50, मतलब 50% ये कंप्लीट हो गई। सेकंड हाफ जो है वो है 50 से 25। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो ये भी एक तरह से हाफ रिएक्शन हो गई अपने आप में, और ये भी एक तरह से हाफ रिएक्शन हो गई अपने आप में। तो यहाँ पर दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो ये 75% रिएक्शन हो गई। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या है, हमने क्या देखा
कि फर्स्ट वाले को मैं अगर टी हाफ मानूं, फर्स्ट वाले को मैंने क्या कहा, टी हाफ, भाई ये तो फिक्स है कि शुरू में जब रिएक्शन आधी हो जाएगी उसको मैंने टी हाफ कह दिया। लेकिन अब जो दूसरे वाला जो पोर्शन है 50 से 25, ये अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग आ रहा था, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए कितना आ रहा था, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ये तो टी हाफ आएगा, शुरू की आधी के लिए टी हाफ आएगा, वो मैंने फिक्स कर दिया। अब 75% के लिए हमने क्या देखा कि पहला आधा रिएक्शन होने के लिए टी हाफ है 100 से 50 के लिए। अब 50 से 25 के लिए कितना समय लग रहा है, तो देखिए 75% जब जीरो ऑर्डर की बात करी थी तो 1.5 आया था आपके ओवरऑल। इसका मतलब ये कितना है, हाफ टी हाफ, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना था, टी हाफ, और सेकंड ऑर्डर के लिए कितना आ रहा है, 2 टी हाफ। कैसे भाई, 75% के लिए 3 टी हाफ है, तो 50% के लिए 1 टी हाफ था ही, तो ये कितना बच गया, 2 टी हाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होती जाती है जीरो ऑर्डर की रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब उसमें क्या है कि जिस स्पीड से रिएक्शन चल रही है वो उसी स्पीड से रिएक्शन चलेगी। तो पहले 50% रिएक्शन होने के लिए अगर टी हाफ लगा है तो उसके बाद के 25 के लिए कितना लगेगा, हाफ टी हाफ, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की जो रेट है, जो टी हाफ है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब आपके कोई सा भी फ्रैक्शन हो हाफ वाला, वहाँ पर आपको 1 टी हाफ लगेगा, चाहे वो 100 से 50 लो, चाहे 50 से 25 लो, चाहे 25 से 12.5 लो। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा कि जो टी हाफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली का मतलब जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो टी हाफ बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ तो टी हाफ था सेकंड ऑर्डर के लिए, अब क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन कम हो गई तो टी हाफ क्या हो गया, बढ़ गया, इसका जस्ट डबल आ गया, 2 टी हाफ लग रहा है। तो ओवरऑल बात करें 75% के लिए तो जीरो ऑर्डर में 1.5 टी हाफ होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2 टी हाफ होता है और सेकंड ऑर्डर के लिए 3 टी हाफ होता है। तो ये आपको मैंने एक हिंट दे दिया है। जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, मेथड पढ़ेंगे, उसमें हाफ लाइफ मेथड होता है, तो मैंने आपको काफ़ी हद तक यहाँ समझा दिया। आगे जब आएगा तो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो ये थी बात किसकी, टी हाफ की। सेकंड ऑर्डर में लास्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए वैसे तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो है सपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर, जिसको आप सामान्य तौर पर साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। तो कई बार आपसे पूछते हैं, वाइवा में ही पूछ लेते हैं कि साबुनीकरण जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है। तो देखिए साबुनीकरण अभिक्रिया जो है, कई बार हमें क्या लगता है एस्ट्रिफिकेशन जो अभिक्रिया है वो साबुनीकरण अभिक्रिया है। एस्ट्रिफिकेशन अभिक्रिया जो है वो साबुनीकरण अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि एस्ट्रिफिकेशन अभिक्रिया में जो क्या होता है कि एस्टर बनता है, जबकि यहाँ पर सपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर जो अभिक्रिया है, मतलब एस्टर का साबुनीकरण, तो वहाँ पर आपके जो रिएक्शन है वो क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है तो आप क्या कहेंगे, क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन। बात समझ आ रही है, बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, इसका मतलब बेसिक मीडियम में एस्टर का हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए यहाँ पर अभिक्रिया क्या है। अब देखिए ये मैंने सिंपल सा एस्टर लिया है, एक्चुअल में जब आपको साबुन बनाना होता है तो वहाँ पर आप फैटी एसिड के एस्टर लेते हैं। फैटी एसिड क्या होता है, जब लंबी श्रृंखला हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड में, आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, 15, 16, 17 हो जाती है, वहाँ पर हम उसको फैटी एसिड कहते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल सा एस्टर लिया है, ठीक है, मिथाइल इथेनोएट है ये, या मिथाइल इथेनोएट या मिथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं। तो CH3CO CH3 प्लस NaOH, ठीक है, ये बेस हो गया, क्षार है आपके, तो क्या हो जाएगा CH3CO Na प्लस CH3OH। तो ये आपके क्षारीय माध्यम में जल अपघटन है, उसको आप क्या कह रहे हो, बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो ये हम कहते हैं सपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर। तो ये आपके जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्या है, सेकंड ऑर्डर का एग्जाम्पल है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।